देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को जो पढ़ना है दैट इज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में सीखना है। चलिए हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं या रिजोनेंस क्या होता है। एक मिनट ध्यान से समझिएगा। जब हम बात करते हैं मेरा प्यारा बच्चा रेजोनेंस के बारे में, तो शुरू करते हैं रेजोनेंस की डेफिनेशन से ही। एक्चुअली में प्यारा बच्चा रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस एक इफेक्ट होता है। रेजोनेंस एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आप कह सकते हो, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने में बड़ा हेल्प करता है। डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो डेफिनेशन क्या होगा, हम कहेंगे रेजोनेंस कैन बी डिफाइन एज द मूवमेंट। हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस जो होता है वो मूवमेंट होता है, या फिर वो क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। किसका डीलोकलाइजेशन या मूवमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। आपको मालूम है कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो जाता है कब, इनटू द कंजुगेट सिस्टम। जब कभी भी कंजुगेट सिस्टम आप देखोगे तो आप देखोगे कि कंजुगेट सिस्टम के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वो चालू हो जाएगा जी। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि सर ये कंजुगेट सिस्टम तो हमको मालूम नहीं है, जरा हमको कंजुगेट सिस्टम समझा दीजिए। भाई कंजुगेट सिस्टम क्या होता है। कंजुगेट सिस्टम कई तरीके के होते हैं, वो धीरे धीरे क्लास में आपको पता चलेगा ही। जैसे अगर माना मेरे सामने डबल बॉन्ड आए, सिंगल बॉन्ड आए, फिर डबल बॉन्ड आए, फिर सिंगल बॉन्ड आए, ऐसा मतलब अगर मैं कंजुगेट सिस्टम को डिवाइड करना चाहूं तो कई तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं एम बी एस बी एम बी। इस बात का क्या मतलब हो गया मेरा बच्चा, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड। अगर ऐसा कभी तुम देखोगे तो तब भी मेरा प्यारा बच्चा रिजोनेंस चालू हो जाता है। ये रिजोनेंस कैसे स्टार्ट होगा, यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली जब उनको ऐसी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को तो रिपल कर ही रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन उठते हैं और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रिपल्सन महसूस होगा। सुना नहीं कि जब हम आएंगे तो गर्मी बढ़ेगी, वैसे ही मेरा बच्चा जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीमेंट के कारण इन इलेक्ट्रॉन को जब रिपल्सन महसूस होता है तो दे गो एट द कॉर्नर। कॉर्नर मतलब वो एटम पे चले जाते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन कुछ मिलती है तो उस सिचुएशन के रिजल्ट के तौर पे हमको जो स्ट्रक्चर मिलके आता है वो कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर गए हुए हैं, और बीच में देखो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। और फिर नेक्स्ट कार्बन पे जब आप पाओगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस पे कलेक्ट हो रहे हैं तो देखो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रहा हूं, बात नंबर एक। बात नंबर दो, मैं केवल एक ऐसा फिनोमिनन बता रहा हूं। अब कंजुगेट सिस्टम केवल ऐसे ही थोड़ी होते हैं, कंजुगेट सिस्टम और भी तरीके के हो सकते हैं। जैसे कई जगह पर ऐसा सिचुएशन देखने को मिला, एम बी एस बी निगेटिव चार्ज, हम इसको भी बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज। तो अगर इस कंजुगेट सिस्टम को देखा जाए तो इसका मतलब माना कहीं पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड हो और उसी पे कोई निगेटिव चार्ज हो, उसी पे कोई निगेटिव चार्ज हो। अब ऐसे सिचुएशन में देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर मूवमेंट करके आए जिससे इन इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन महसूस हुआ और ये यहां पर चले गए। इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब होता है इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो इम्बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है, एक्चुअली में दैट इज रेजोनेंस। तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो एज अ रिजल्ट वो बनाएंगे क्या, यहां पर तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जब दो इलेक्ट्रॉन उठ के एटम पे जाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, लाइक दिस। सिमिलरली देयर आर सो मेनी अनदर कंजुगेट सिस्टम लाइक दिस, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या फिर फ्री रेडिकल्स लाइक दिस। मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल्स, जैसे मैं एग्जांपल बना रहा हूं। जैसे मैंने आपको ऐसे दिखे कि डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड दिख गया, फिर सिंगल बॉन्ड दिखा, और उसी वाले कार्बन पे मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल दिख गया। मैं एक बात बताऊं, पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन की कमी के तौर पे कंसीडर किया जाता है, ये मैं बोल चुका हूं पहले से ही। तो इसके कारण होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों हैं ये उठ के यहां पर भागेंगे इस पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए, और जब ऐसी कमी को पूरा करने के लिए वो आगे की तरफ भागेंगे तो आगे की तरफ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन आए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से उठ के आए हैं, इस वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या केवल सिर्फ इतना ही रहता है, इतना नहीं रहता है, वो लगातार भागते रहते हैं, लगातार सर्कुलेट करते रहते हैं। ये सर्कुलेशन कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, ये सर्कुलेशन कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। इस सर्कुलेशन से फायदा क्या होता है, रेजोनेंस से एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जो सबसे बड़ा इससे हमारा एडवांटेज होता है, वो ये होता है कि जो भी सिस्टम होता है
या जो भी मॉलिक्यूल होता है उसको क्या ऑब्टेन होता है, गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उसको स्टेबिलिटी ऑब्टेन होती है। सर स्टेबिलिटी कैसे ऑब्टेन हो जाती है? ये पाई इलेक्ट्रॉन जब थे तो अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन महसूस कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल करता है, तो जब भागता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो रिपल्सन कम लगेगा। हमारे दिमाग पे टेंशन है और वो टेंशन हमने शेयर कर लिया अगर किसी के साथ, तो हम उतना ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे। तो सिमिलरली अगर किसी भी कंजुगेट सिस्टम के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का लगातार कंटिन्यूअस मूवमेंट या डिलोकलाइजेशन होता रहता है, उससे जो सिस्टम होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। और इसी फिनोमिनन को ही हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज रेजोनेंस। देयर आर सो मेनी अनदर कंजुगेट सिस्टम लाइक देयर, लेकिन अभी उतना ज्यादा कंजुगेट सिस्टम के टाइप की कोई जरूरत नहीं है, आपको रेजोनेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब रेजोनेंस एक्चुअली में सर होता है या नहीं होता है, मतलब ये बात उठ के आई कि रेजोनेंस एक्चुअली में होता है या नहीं होता है, तो हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोले कि रेजोनेंस एक्चुअली में हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये दिमाग की केवल उपज है, सोचा गया यार ऐसा कुछ होता होगा, रेखा नहीं गया, रियलिटी में नहीं देखा गया। तो आपको सर ऐसे तो आप कलम कुछ भी मान सकते हैं, ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कई सारे ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। देयर आर सो मेनी ऑब्जर्वेशन जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे रेजोनेंस की मदद लेनी पड़ेगी। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं उनके, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं बेंजीन से। आप लोगों ने ये भली बात से बेंजीन का स्ट्रक्चर सभी लोग जानते होंगे। अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर देखूं तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, कुछ अल्टरनेट ऐसी पोजीशन पे ये 6 कार्बन होते हैं, और अल्टरनेट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड। यहां पर एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहां पे है, एक डबल बॉन्ड यहां पे है। मैं जो बोलने जा रहा हूं उस बात को बताने से पहले, जो मैं बोलने जा रहा हूं उस बात को बताने से पहले मैं एक बात आपके साथ जिक्र करना चाहूंगा। आपको बॉन्ड लेंथ को लेके कॉन्सेप्ट सिखाया गया था। अगर बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है, केमिकल बॉन्डिंग में मैं जाऊं तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड की होती है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड की होती है, फिर बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की होती है। सर बॉन्ड लेंथ क्या होता है? अगर ये भी नहीं याद आ रहा तो मैं ये भी बता दूं, अगर 2 एटम है तो 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती थी दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। अरे तुम ऐसा समझो, 2 एटम है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 बॉन्ड का मतलब 3 अट्रैक्शन फोर्स, तो ये 2 और पास में नहीं आ जाएंगे, इनके बीच में 3 अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे तो पास में आ जाएंगे, 2 ही अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे कम पास में आएंगे, एक ही अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 अट्रैक्शन फोर्स मतलब और क्लोज आ जाएंगे। देखिए सीधी सी चीज है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 3 अट्रैक्शन फोर्स। अगर वो 3 अट्रैक्शन फोर्स है इसका मतलब वो और पास में आ जाएंगे। तो बॉन्ड लेंथ को अगर मैं देखूं तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है और सिंगल बॉन्ड की ज्यादा, डबल के बीच में। तो अगर यहां पर ये कॉन्सेप्ट देखा जाए बेंजीन में, तो बेंजीन को जब लोगों ने देखा तो लोगों को लगा कि यार कार्बन यहाँ है क्या, ये कार्बन 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 कुछ ऐसे थे, सारे सारे कार्बन कुछ ऐसे जुड़े हैं, ऑल द कार्बन आर अटैच लाइक दिस। ठीक, इनके बीच में देखो ये डबल बॉन्ड है, इनके बीच में ये डबल बॉन्ड है, इनके बीच में ये डबल बॉन्ड है, दीज आर द डबल बॉन्ड। ओके, हियर 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हियर 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हियर 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। मैं वहां हाइड्रोजन क्यों नहीं बनाया हूं, क्योंकि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन था, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बात नंबर 1। तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन तो ये कहता है कि यार ये तो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज देयर, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो क्या कोई बताना चाहेगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, ये ए वाले की बॉन्ड लेंथ कि बी वाले की बॉन्ड लेंथ, सिंगल वाले ज्यादा होनी चाहिए थी। मतलब एक्सपेरिमेंट तो ये कहता है कि यार सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, और अगर मैं एक्यूरेट वैल्यू लिखना चाहूं आपके सामने तो एक्यूरेट वैल्यू लगभग कुछ इतनी आनी चाहिए थी, इट शुड कम 154 पिकोमीटर, ये लगभग 154 पिकोमीटर होता है, और लगभग ये जो डबल बॉन्ड होता है वो होता है 133 पिकोमीटर, पिकोमीटर 10⁻²। मतलब एक्सपेरिमेंटली इतना होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो लगभग, जैसे नॉर्मली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखे जाते हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनकी बॉन्ड लेंथ 133 पिकोमीटर होती है। लेकिन बड़ा ही अजीब देखने को मिला कि यार ना तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 है ना तो 133 है, बड़ा अजीब देखने को मिला कि उसके मिड में आ रही है 139 पिकोमीटर। अरे ये तो बड़ा सरप्राइज वाली बात हो गई, भाई डबल होता या सिंगल होता है कुछ तो होता,
लेकिन ये तो बड़ी सरप्राइज वाली बात है कि ना तो वो डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ को रखे हैं, ना तो सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ को रखे हैं। अब इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया, देखिए इससे एक चीज और एक्सप्लेन हो जाता है, इससे एक चीज ये एक्सप्लेन हो जाता है इसका केक्यूल स्ट्रक्चर। देखिए अगर मैं बेंजीन बनाऊं तो मैं बेंजीन में डबल बॉन्ड चाहे ऐसे दूं, मैं चाहे डबल बॉन्ड ऐसे दूं, वैसे मैं जैसे मर्जी वैसे अरेंज कर दूं। तो ये तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के, दीज टू डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर डिफरेंट एज पर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं? केक्यूल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? केक्यूल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये भी बात नंबर 1। अब यार बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर कैसे हुआ? तो लोगों ने ये कहा और रेजोनेंस का जब फिनोमिनन आया तो ये समझाया गया कि यार ये जो पाई बॉन्ड होते हैं वो लगातार भागते रहते हैं, पूरे रिंग में भागते रहते हैं। अब पूरे रिंग में भागते रहने का क्या मतलब है, मैं इसको समझाता हूं। पूरे रिंग में भागते रहने का मतलब ये हुआ, पूरे रिंग में भागते भागते रहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पाई बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड थे, ये लगातार इसके अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। कभी यहां पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कभी डबल बॉन्ड यहां पे आ रहा है, कभी डबल बॉन्ड यहां पे आ रहा है, कभी डबल बॉन्ड यहां पे आ रहा है, कभी यहां डबल बॉन्ड, कभी यहां डबल बॉन्ड। अब ये मत कहना कि तुम्हें मालूम नहीं है। क्या कार्बोनेट के तुमको मैंने बताया नहीं था कि कार्बोनेट में देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता था, माना ये आया आपके सामने कार्बोनेट CO3, तो एक बार डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये सॉरी ये स्ट्रक्चर था यहाँ O-, एक बार डबल बॉन्ड इधर आया, अगले में क्या हो रहा था कि डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ गया था, ये भी मैंने पढ़ाया था, और इसी में एक बार डबल बॉन्ड इधर आ गया था। तो हो तो वही रहा था कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा था रेजोनेंस में। तो इसमें भी यही बोला गया कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लगातार भाग रहे होंगे, लगातार सर्कुलेट कर रहे होंगे, एक तो उससे उसको स्टेबिलिटी भी मिल गई। अब ये लगातार भाग रहे होंगे, इससे पता क्या चला? इससे ये पता चला कि किसी भी जगह पे ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड है ना तो प्योर डबल बॉन्ड है। मतलब हर जगह पे बेंजीन में अगर मैं देखूं तो हर जगह पे क्या है, ना तो वो प्योर सिंगल है, उस पर हल्का फुल्का डबल बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी है और हल्का फुल्का सिंगल बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो प्रॉपर प्योर नहीं है, ना तो सिंगल बॉन्ड प्योर है, तो बॉन्ड लेंथ भी तो इनके बीच में आएगी ना, डबल बॉन्ड से थोड़ा सा कम, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा अच्छा, मतलब थोड़ी बहुत डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। इसी वजह से जो बॉन्ड लेंथ निकल के आ रही थी ऑब्जर्वेशन में वो 139 पिकोमीटर आ रही थी। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन था। और लोगों को बड़ा चौंकना पड़ा कि यार अगर रेजोनेंस जैसी कोई चीज वो बोलते ना तो इस चीज को जस्टिफाई कैसे करते? वो कैसे जस्टिफाई करते कि यार बेंजीन में एक एक कार्बन 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 सिंगल होता है और कार्बन कार्बन डबल होता है, कार्बन कार्बन सिंगल 154 होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल 133 पिकोमीटर होना चाहिए, लेकिन ना तो 154 है ना 133 है, वो तो 139 है। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए बोला गया कि रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन लगातार डिलोकलाइज होते रहते हैं और इसी डिलोकलाइजेशन के कारण वो लगातार रिंग के अंदर सर्कुलेट करेंगे, जिसकी वजह से हर कार्बन कार्बन पे ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड आता है ना तो प्योर डबल बॉन्ड आता है। ड्यू टू दिस, just because of this movement or delocalization of the pi electron, each carbon bond have a unique bond length and that goes to 139 picometer, और वो 139 पिकोमीटर के अप्रॉक्स चली जाती है। तो रेजोनेंस कहीं ना कहीं हेल्प करता है कई सारे ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में। ये भी बात नंबर 1। मैं रेजोनेंस का छोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको सिखा ही चुका था केमिकल बॉन्डिंग में, तो आप वहां पर भी रेजोनेंस का कंटेंट देख सकते हो। यहां पर रेजोनेंस थोड़ा बहुत समझ में आया। अब यहां पर मुद्दा क्या उठता है कि हमें क्या पता होना चाहिए, आपको क्या मालूम होना चाहिए? पहले तो कम से कम डिफिनेशन, रेजोनेंस क्या होता है? मूवमेंट होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। किसका मूवमेंट या डीलोकलाइजेशन? पाई इलेक्ट्रॉन का। किसके अंदर? कंजुगेट सिस्टम के अंदर। कंजुगेट सिस्टम क्या होते हैं? कई तरीके के, एमबीएसबी एमबी, एमबीएसबी नेगेटिव, एमबीएसबी पॉजिटिव या फ्री रेडिकल एंड सो ऑन। और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन लगातार डिलोकलाइज होते रहते होंगे। कैसे सर डिलोकलाइज होंगे? वो मेरी जिम्मेदारी, मैं बताऊंगा। शायद कई स्कूलों में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, क्योंकि कितने कितने स्कूल में पढ़ा दिया गया है, डीपीएस में पढ़ाया गया, आई थिंक ये सब। ऑर्गेनिक किसके यहाँ पढ़ाई गई? किसी यहाँ पढ़ाई गई है बेटा? आपके यहाँ नहीं पढ़ाया गया? डीपीएस में नहीं पढ़ाएगा, चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब कई बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, और ये कंफ्यूजन बच्चों को नहीं, इवन टीचर्स को भी होता है। हो सकता है कि जब आपके टीचर्स पढ़ाएं तब भी आपको ये कंफ्यूजन उनको क्लियर ना हो, लेकिन मैं बता देता हूं। आप दो अलग अलग शब्द सुनोगे, एक रेजोनेंस सुनोगे और एक सुनोगे मेजोमेरिक इफेक्ट। द वन इज रेजोनेंस इफेक्ट एंड वन इज मेजोमेरिक इफेक्ट। दोनों में बहुत मान्यूट अंतर है, मतलब दोनों में मान के चलो बहुत 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 कम अंतर है, बहुत कम डिफरेंस है, वेरी लो डिफरेंस। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल वैसे हो गई जैसे मैं आपसे बोलूं
कि भाई GOD गॉड एंड मैं बोलूं LORD लॉर्ड, लगभग लगभग मतलब तो वही होता है, गॉड और लॉर्ड का लगभग लगभग मतलब वही होता है क्या? हम इनके बीच में कुछ डिफरेंस भी तो होता होगा। हम कुछ को गॉड कह सकते हैं, लॉर्ड सबको नहीं कह सकते हैं। तो मतलब बिल्कुल ऐसा कि मतलब थोड़ा कंफ्यूजन भरा पोर्शन है। तो ये कोई रूल नहीं है फिलहाल, अभी इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ डिफरेंस क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर खुद में बना हुआ है, कोई स्ट्रक्चर खुद में बना हुआ है लाइक दिस, और इसके अंदर रेजोनेंस होने लग गया, इसके अंदर रेजोनेंस होने लग गया। कार्बोनेट था, कार्बोनेट के अंदर माना रेजोनेंस होने लग गया लाइक दिस, रेजोनेंस होने लग गया, ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतर के आए, ये ऊपर चले गए एंड रेजोनेंस होने लग गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया लाइक दिस। तो इसे कहेंगे रेजोनेंस, इसे क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे। लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन अगर किसी ग्रुप के कारण हो, मतलब अगर कोई ग्रुप लग जाए जैसे डोनेटिंग विड्राइंग कोई भी, अगर वो रेजोनेंस को इनिशिएट करता है, वो रेजोनेंस को शुरू करता है, तो हम उसे प्योर रेजोनेंस ना बोल के क्या बोलेंगे? मेजोमेरिक बोलेंगे। फिर हम उसे क्या बोलेंगे? मेजोमेरिक बोलेंगे। मैं इस चीज को दोबारा एक बार मेंशन करता हूं और समझाता हूं। मैंने क्या कहा? रेजोनेंस जो होता है प्यारा बेटा, मैंने ये बोला कि रेजोनेंस जो होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन अपने कंजुगेट सिस्टम में या अपने मॉलिक्यूल में खुद ही मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट कराने के लिए किसी एक्सटर्नल ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती है, नो नीड टू एनी एक्सटर्नल ग्रुप। जैसे मैंने यहां पर बोला कार्बोनेट, जैसे माना अगर आपको कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, मैं थोड़ा हिंट देके समझाता हूं कैसे बनते हैं। कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं तो C आ गया, यहां पर देखो ये क्या आ गया? डबल बॉन्ड O। आप सब लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रखे हैं, O-, यहां पर क्या आ जाएगा? O-। मैं लोन पेयर नहीं मेंशन कर रहा हूं, मेंशन करना हो तो यू कैन मेंशन लाइक दिस। यहां पर 2 लोन पेयर होंगे, यहां पर 6 होंगे क्योंकि निगेटिव चार्ज है, यहां पर भी 6 होंगे क्योंकि निगेटिव चार्ज है, लाइक दिस। सबसे पहले इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने कैसे? इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो एक्स्ट्रा निगेटिव डेंसिटी है भेज दी आपने को कि यार जाओ, ये निगेटिव डेंसिटी यहां पर आई, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे उतर के आए, लेकिन जब नीचे उतर के आए तो ये इन पाई इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन महसूस हुआ, तो ये उठ के कहां चले गए? यहां चले गए। ड्यू टू दिस नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। नया जो स्ट्रक्चर बन के आया वो देखो क्या बन के आया, यहां पर आ गया O, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं, तो आप देखो निगेटिव इस पे आ जाएगा। जैसे 6 होते थे तो निगेटिव आता था, फॉर्मल चार्ज क्यों निगेटिव आता था ये मैंने पढ़ा रखा है। अब यहां पर इस पे तो कोई बदलाव आया नहीं था, इस पे कोई बदलाव आया नहीं था, लाइक दिस। और यहां पर जैसे ही मेरा प्यारा बचा ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और केवल 2 ही लोन पेयर बचेंगे। तो देखो वो डबल बॉन्ड ऊपर था, अब ये डबल बॉन्ड नीचे आ गया। द नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे देखो क्या मिला कि अब यहां पर कहानी हमने बदली थोड़ी सी। इस बार माना ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतर के आए, ये ऊपर चले गए रिपल्सन के कारण। पाई इलेक्ट्रॉन बगल वाले पाई ही तो रिपल करेंगे, सिग्मा थोड़ी रिपल करने लगेंगे। और जब ऐसा हुआ प्यारा बेटा तो उसके कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो क्या आया, यहां पर आया O-, यहां पर आ गया ये डबल बॉन्ड O के साथ, और यहां पर क्या निकल के आ गया? O-। फिर से 6 लोन पेयर हो गए O-। तो ये जो तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है बाहर से, देयर इज नो एनी ग्रुप फ्रॉम द आउटसाइड, कोई आउटसाइडर नहीं है। तो ये रेजोनेंस है, इनको हम कहते क्या है? इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें प्यारा बेटा, तो हम इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब लाइक दिस। हाइब्रिड स्ट्रक्चर सर क्या होता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये यहां पर ये O आ गया, यहां पर ये O आ गया, यहां पर ये O आ गया, ठीक है। यहां पर ये कुछ ऐसे आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर माना डबल बॉन्ड वॉटेवर, तो यहाँ पर माना निगेटिव। अभी मैं लोन पर दिखाई नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग लोन पर, दिखाना दिखा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने लोन पर माना दिखा भी दिया। तो आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पे था, हल्का हल्का डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड इस पे भी आया और एक डबल बॉन्ड इस पे भी आया। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हर जगह पे ये सर्कुलेशन दिखा रहा है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई की, ये इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। ये जो पूरे स्ट्रक्चर में सर्कुलेट कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इसी सर्कुलेशन को ही हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज रेजोनेंस। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ये जो पहले आपने स्ट्रक्चर बनाए थे इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये जो अभी बनाया है कॉम्बिनेशन करके इनका सबका,
इसको हम एक नाम देंगे दैट इज नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको हम लोग एक नाम क्या देंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर नाम देंगे। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है ये रिजोनेटिंग के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। ये तो कहानी वैसे है जैसे हम नॉर्मली अगर अपने भगवानों में देख लें, सबके अलग अलग होते हैं, कोई बात नहीं, तो उनमें अगर देखा जाए तो जैसे अलग अलग रूप है, हनुमान जी का रूप, ये रूप, जैसे उनके भी देख लो विष्णु जी के कितने सारे रूप थे, लेकिन एक ऐसा भी रूप दिखाया जाता है जिसमें सारे रूप एक साथ आ जाते हैं। तो ये हाइब्रिड लगभग लगभग वैसा ही है, मतलब डबल बॉन्ड वहां भी था, डबल बॉन्ड वहां भी था, डबल बॉन्ड वहां भी था, लो देख लो सब एक साथ यहाँ पर दिख रहे हैं। तो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल है तो इसका मतलब सब इन सारे स्ट्रक्चरों में से सबसे कम एनर्जी जो होगी वो इसकी होगी। द हाइब्रिड स्ट्रक्चर विल हैव द लीस्ट एनर्जी इन कंपैरिजन टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनकी सबकी एनर्जी के बीच कंपैरिजन में। और ये इनके बीच में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। दिस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। कोई अगर पूछे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, देखिए मैं आपको 1-1.5 घंटा रेजोनेंस इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप नॉलेज गेन करिए। ये आधे घंटा नहीं लगता है, 10 मिनट लगता है स्कूल में पढ़ाने में। 10 मिनट में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, डेफिनेशन लिखाएंगे, आगे भेज दिया जाएगा। लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए आप आए हो, देन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो रेजोनेंस एनर्जी मतलब अगर कोई पूछता है, आपसे ये पूछता भी है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, तो हम कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी डिफरेंस in between, it can be defined as the energy difference in between resonating structure, जो resonating structure होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, एंड जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसकी जो एनर्जी होती है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। मेसोमेरिक में ग्रुप लगने लग जाएंगे, मेसोमेरिक में क्या लगने लग जाएंगे, ग्रुप, जिनकी वजह से रेजोनेंस होगा। मैं कुछ मेसोमेरिक के एग्जांपल देता हूं। कई जगह पर रेजोनेंस बोल के पढ़ा दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिबेटेबल है, आप लड़ाई करने लग जाओ, लेकिन अंतर है। रेजोनेंस हम किसको कहेंगे, मेसोमेरिक किसको कहेंगे, इसके बीच में अंतर पता होना चाहिए एटलीस्ट तुम्हें। अब जैसे मैं मेसोमेरिक के कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, लाइक दिस। एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दे। मैं लास्ट स्लाइड खोल दिया, देख लीजिए लास्ट स्लाइड। ठीक है, आगे बढ़ूं बेटा। यस सर। चलिए, अब मैं मेसोमेरिक के कुछ एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो सिखाने जा रहा हूं इसकी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, हवा तक नहीं लगेगी। आधे बच्चों को क्या, आधे टीचरों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाने नहीं आते हैं, इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये है मेरे सामने बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर माना मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, आई एम अटैचिंग ग्रुप लाइक दिस, OH। मैंने देखो यहां पर एक ग्रुप लगा दिया, दैट इज OH। बेंजीन के ऊपर जब OH लगता है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इसको हम बोलते क्या है, फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर जब OH लगता है तो उसको मैं क्या बोलता हूं, फिनॉल बोलता हूं। कई सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे जिनका तुम्हें बनाना होगा स्ट्रक्चर। जैसे मैं यहाँ पर कुछ आगे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, जैसे माना बेंजीन आया, बेंजीन के ऊपर माना OH लगा होगा तो उसे हम बोलते हैं फिनॉल, इनके कॉमन नेम याद ही होने चाहिए। बेंजीन के ऊपर माना अगर NH2 लगा होगा तो उसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनिलिन, एनिलिन बोलते हैं। मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊँ ज्यादा सही, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाऊँ ज्यादा सही, क्योंकि गोला बना देते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे टीचर बनाते गोला, लेकिन गोला इज नॉट अ रियल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर नॉट अ रियल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो दिखाता है कि रेजोनेंस हो रहा है, सही है, नंबर मिल जाते हैं। लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी में अगर देखो तो एनसीईआरटी में कभी भी कोई गोला बना के स्ट्रक्चर नहीं बेंजीन का बना हुआ है। कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से बेंजीन के बीच में कोई गोला एनसीईआरटी नहीं बनाया है, या कोई भी आप अच्छी बुक देखो उसमें ऐसे गोला बना के बेंजीन नहीं बनाया गया है, वो 3 बॉन्ड अलग से दिखाए हैं। तो बेंजीन के ऊपर जब अगर OH लगा होता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं, NH2 लगा होता है तो एनिलिन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर माना अगर OCH3 लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं एनिसोल, ये सब नाम याद होने चाहिए बाय हार्ट। बेंजीन के ऊपर माना अगर क्या लगा होता है, CH3 लगा होता है, फिर से मैंने वही गलती, बेंजीन के ऊपर अगर माना मेरा प्यारा बच्चा क्या लगा होता है, CH3 लगा होता है, देन इट इज नोन एज टॉलिन, इसे हम टॉलिन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर मेरा प्यारा बच्चा माना अगर लगा होता है CHO तो हम उसको क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, उसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर मेरा प्यारा बच्चा अगर माना लिखा होता है COOH, बेंजीन के ऊपर अगर माना COOH लगा हुआ है तो हम उसको क्या कहते हैं, बेंजेनोइक एसिड, उसको हम क्या कहते हैं, बेंजेनोइक एसिड कहते हैं। ठीक, ये कुछ कॉमन है, एटलीस्ट यू हैव टू लर्न ऑल दीज, तो इतने पता होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये CH3 था।
बेंजीन के ऊपर माना अगर NH2 लगा होगा, देन वी नेम इट नाइट्रोबेंजीन, उसको हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोबेंजीन पढ़ेंगे, हमसे क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोबेंजीन पढ़ेंगे। बेंजीन के ऊपर माना क्या लगा होगा मेरा प्यारा बच्चा, अगर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है CHO OH ये सब लग गया, NO2 लग गया, हेलोजन लगा है, तो उसको हेलोबेंजीन पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, लाइक दिस। चलो वापस आता हूँ मैं मेजोमेरिक। हाँ बोलो बेटा। सर फोर्थ वाला क्या लिखा है? फोर्थ वाला बेटा लिखा है टोलिन, TOULENE, टोलिन, जो टोलिन कहते हैं, TOULENE, बेंजल्डिहाइड, बेंजोनोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, हेलोबेंजीन, एनिसोल, एनिलिन, फिनॉल, दीज आर द नेम्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे, मैं पीछे पे आता हूं, ठीक है। अब ये मैं एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अभी मैं जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, मैं उसकी खास बात बता दूं, मैं उन ग्रुप को लगाऊंगा, यहां पर मैं EDG लगाऊंगा। EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के दिखाऊंगा। कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इनके नाम तुम थोड़े याद कर लो। जैसे बेंजीन के ऊपर जब OH लग जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, समझिएगा अच्छे से। बेंजीन के ऊपर अगर OR लग जाए, R का मतलब इथाइल, CH3 या कुछ भी, तो ये एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, तो ये भी डोनेटिंग का काम करता है। बेंजीन के ऊपर माना अगर कोई एल्काइल लग जाए, CH3, तो डोनेटिंग का काम करता है। बेंजीन के ऊपर माना अगर लग जाए कोई हेलोजन, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको सर हेलोजन तो खींचने वाले हैं, ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं तो खींचेंगे, ये डोनेट क्यों करने लगे, इनके पीछे एक स्पेशल रीजन है, हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस फर्दर। लेकिन बस ये समझ लो कि अगर कोई हेलोजन लगा होगा बेंजीन के ऊपर तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा यहाँ पे, एज पर रेजोनेंस। इंडक्टिव से खींचेगा, इंडक्टिव से खींचना तो इंडक्शन से होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, लेकिन रेजोनेंस के लिए वो डोनेट करेगा, अभी समझाऊंगा मैं आगे चल के। सो दीज आर सो मेनी ग्रुप जिनका काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं, लाइक NH2, जैसे अगर हम NH2 जोड़ दे तो एनिलिन बोलते हैं, तो ये भी डोनेटिंग नेचर का है, एक्सेट्रा। इनमें मैं एक हिंट भी देना पसंद करूंगा, उस हिंट को समझो। जब इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो एक अच्छा सा हिंट ये है कि आप देखोगे कोई रूल नहीं है, दिस इज नॉट अ रूल, ये मैं अपने बेसिस पे कि तुम बना पाओ, कंफ्यूज ना हो, इसलिए सिखा रहा हूं। कि आप देखोगे कि हर स्ट्रक्चर में सर 2 एरो ड्रॉ कर रहे हैं, मैं हर स्ट्रक्चर में मैक्सिमम 2 एरो ड्रॉ करूंगा, दो ही एरो, ना कम ना ज्यादा। और आप देखोगे मैं जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करूंगा, वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप देखोगे कैसे होगा, साइड टू कॉर्नर एंड कॉर्नर टू साइड, वाइस वर्सा, ऐसे में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराऊंगा। चलो मैं सिखाता हूं, देखो बहुत अच्छे समझिएगा, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करने जा रहा हूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले नीचे आए, ठीक है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो ये जो 2 पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे, इनको रिपल्सन महसूस हुआ और ये कहां आ गए, कॉर्नर पे आ गए। जब भी कोई लोन पेयर नीचे आता है तो बगल वाले कॉर्नर पे ही जाते हैं। तो देखो इतने में मुझे नहीं लगता कोई खास समस्या होनी चाहिए। जैसे ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन नीचे उतर के आए हैं, जैसे ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन नीचे उतर के आए हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां गए हैं, कॉर्नर पे गए हैं, ठीक है जी। तो अगला स्ट्रक्चर देखो क्या बन के आया, अगले स्ट्रक्चर में सब कुछ हम कॉमन बना दे रहे हैं। बहुत अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हो और स्ट्रॉन्ग चीज पढ़ रहे हो, इसलिए ध्यान से समझिए। ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, हेयर OH, O पे 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर है ही H है। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन नीचे उतर के आएंगे तो खुद 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया। तो अगर आप यहां पर स्ट्रक्चर देखो तो अभी तो दोनों के दोनों किसके पास थे, ऑक्सीजन के पास, लेकिन अब उसके पास एक ही रह गया, एक नीचे चला गया। इस वजह से ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये जब कॉर्नर पे आए तो कॉर्नर पे आने की वजह से यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। एक ही सर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि एक तो इस कार्बन का पहले से था, देखो ये एक तो इस कार्बन का पहले से था, एक्स्ट्रा एक ही तो आया है। तो इस वजह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया उसके पास से, और इस कार्बन पे एक ज्यादा हो गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां तक की कहानी आई। अब आगे बढ़ता हूं। अब जब मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड किया, जैसे हमने आगे प्रोसीड किया तो आगे प्रोसीड करने में सब कुछ सेम वैसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड यहां रहा, ठीक। अब यहां पर अगला देखो स्ट्रक्चर, अगले स्ट्रक्चर पे मूवमेंट कैसे होगा समझिएगा जरा। ये जो निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये यहां पर भागेंगे, इनको रिपल्सन महसूस होगा तो ये कॉर्नर पे जाएंगे, कॉर्नर टू साइड, समझो कॉर्नर टू साइड, साइड टू कॉर्नर। अब जैसे ये कॉर्नर से साइड पे गए, जैसे भाई ये कॉर्नर से साइड पे गए
तो यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये जब साइड से कॉर्नर पे आए तो यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। कॉर्नर से साइड में गए तो डबल बॉन्ड आ गया, ये साइड से कॉर्नर में आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ऑल अदर थिंग विल बी सेम एज पर प्रीवियस स्ट्रक्चर, तो नो चेंजेस इन ऑल द अनदर स्ट्रक्चर। अब आगे देखो, यहां पे आया था निगेटिव चार्ज, अब अगले स्ट्रक्चर में देखो क्या होगा, ये निगेटिव कॉर्नर से साइड पे आएगा और इन पाई इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन महसूस होगा और ये साइड से कहां चले जाएंगे, कॉर्नर पे। सो वी विल गेट अ नेक्स्ट न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा जब कभी भी क्लास होती है आईआईटी मेंस की, या फिर मैं कोई क्लास लेता हूं फाउंडेशन बैच की, तो यही केवल रेजोनेंस चलता है 2 दिन 3 दिन, तो आप उसकी अहमियत समझिए और आसान आसान के चक्कर में मत पड़िए, आप मेहनत करिए और उस पर ध्यान लगाइए। ना समझ में आए 2 बार लेक्चर देखिए। अब यहां पर क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड जहां जैसे था वैसा ही है, ये कॉर्नर से साइड में आया तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये साइड से कॉर्नर में गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑल अदर थिंग विल बी कॉमन, ऑल अदर थिंग विल बी कॉमन। ठीक है, अब मैं इसको समझा रहा हूं, थोड़ा यहां समझो। ये यहां पर जब आया तो यहां पर आ गया था नेगेटिव चार्ज, जब साइड से कॉर्नर में आया था। द लास्ट वन, अब ये कॉर्नर से कहां आएगा, साइड में, इनको फिर रिपल्सन महसूस होगा और ये जहां थे वो वैसे वापस चले जाएंगे, जैसे जहां थे वो वापस चले जाएंगे। तो आप देखोगे जो अभी स्ट्रक्चर बना है, जो आप देखोगे अभी स्ट्रक्चर बना है, क्या इस स्ट्रक्चर में और क्या जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें कोई खास अंतर है, आप देखोगे नहीं, केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन ही तो बदली गई है, केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन ही तो बदली गई है। एक बात बहुत अच्छे से समझिए, किसी भी एटम की पोजीशन नहीं चेंज होती है, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं रेजोनेंस में, बहुत शानदार बात है ये सब नीट के क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नो पोजीशन ऑफ एटम इज चेंज, कोई भी पोजीशन जो होती है, नो पोजीशन ऑफ एटम विल बी चेंज, किसी भी एटम्स की पोजीशन नहीं चेंज की जा सकती है, आप पोजीशन बदल ही नहीं सकते हो किसी भी एटम की, केवल इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, ओनली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओनली द पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी नहीं मूवमेंट करते हैं, केवल पाई इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है और कोई भी एटम की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, जो जहां था वो एटम वहीं पे ही है। ये जितने स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किए हैं, दीज ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके हैं, फिनॉल के हैं। अब मैं अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, इसका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बनाना चाहूं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाए। कैसा आ जाएगा, आपने देखा कि भाई डबल बॉन्ड यहां पे भी था, आपने देखा कि डबल बॉन्ड पूरे रिंग में भी घुमा, डबल बॉन्ड पूरे रिंग में भी घुमा, सो दिस इज विल बी द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अब आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर सर बनाना है कि नहीं बनाना है, जब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलता है बनाने के लिए तो सब बनाओ, सब बनाओ। अब मैंने तो एक का सिखाया, बाकी के तो तुम खुद ही बना ले जाओगे ना। देखो मैं समझा रहा हूं, बाकी को तो बनाने में क्या प्रॉब्लम है, सबको सब में एक ही चीज तो कॉमन है। देखो कैसे कॉमन है, अगर माना हम यहाँ पर OCH3 लगा दें लाइक दिस, मैं यहाँ पर क्या लगा दूं OCH3, दैट इज एनिसोल। अब मैं आपसे कहूं कि भैया एनिसोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो सब कुछ ऊपर जैसा ही तो रहेगा, बस क्या होगा, पहले स्टेप पे ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, ये कॉर्नर पे जाएंगे, जस्ट लाइक अबो, बस OH की जगह OCH3 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, कोई क्लोरो ब्रोमो कुछ ऐसा लगा दूं, हेलोजन लगा दूं, तो उनके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे। तो सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा, इन द फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतर के आएंगे, इनको रिपल्सन महसूस होगा, ये कॉर्नर पे चले जाएंगे, और फिर घूम घूम के जैसे बाकी समय था वैसा ही हो जाएगा। द सिमिलरली अगर माना मुझसे कोई बोले कि एनिलिन का स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, किसी का भी पूछ सकता है ना, हेलोबेंजीन का मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, किसी का भी। सिमिलरली इफ कोई अगर पूछता है कि आप बना के दिखाओ एनिलिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द सेम प्रोसेस विल अकर, these 2 pi electron lone pair will come down and these pi electron will go to the corner. The same process is occurring into the all another resonating structures of anisole, halobenzene and the aniline. तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 हैं, अभी मैं अगला एक और पढ़ाऊंगा, अभी क्लास वो नहीं हुई है, ये जो 3 हैं इन तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं, दिस इज द होमवर्क। अभी 3 और दूंगा मैं, ठीक है। तो ये तो होमवर्क है, एनिसोल के, हेलोबेंजीन के, एनिलिन के, और अच्छे बच्चे हो तो फिनॉल के भी दोबारा ट्राई करो, बन नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। तुम ध्यान दो, हमने केवल 2 एरो ही दिखाए हैं सब में, देखो 2 एरो दिखाए हैं, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट साइड टू कॉर्नर, कॉर्नर टू साइड किया गया है, लेकिन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट इसी में एक, अच्छा देखो ये मेजोमेरिक है, दिस इज नॉट अ रेजोनेंस,
ये क्या है, ये मेजोमेरिक है। क्यों मेजोमेरिक है? क्योंकि रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन वो रेजोनेंस किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू हेल्प ऑफ सम ग्रुप लाइक OH, OR, दिस टाइप ऑफ ग्रुप। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस एंड मेजोमेरिक इफेक्ट। ये एक डिफरेंस है रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट में। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी का एक दूसरा फॉर्मेट बता देता हूं, देन मैं क्लास ओवर करता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगेगा, इसी 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 टॉपिक को लेके, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक एक्स्ट्रा लेक्चर और रहेगा नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी द अर्थोपैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग, उस पर बेस रहेगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। If the electron withdrawing group is present in the benzene ring, what are the electron withdrawing groups? There are some interesting and the more important electron withdrawing group like NO2 nitro group, like CHO. CHO actually all the groups which have the carbonyl carbon, they are the electron withdrawing group. ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का काम करते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं। सो NO2 इज देयर, CHO इज देयर, COH इज देयर, लाइक दिस। ठीक, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हुए हैं आपके, SO3H ग्रुप इज प्रेजेंट लाइक दिस। If these group are present etc, then these groups are generally work as a electron withdrawing group। ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करते हैं। मैं वो हिंट यहाँ पे भी दे देता हूं। इनके जब स्ट्रक्चर तुम बनता हुआ देखोगे तो सब में सिंगल एरो बनता हुआ देखोगे। इनके स्ट्रक्चर में जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ओनली साइड टू साइड, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ओनली क्या देखोगे? साइड टू साइड, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट साइड टू साइड देखोगे। ये भी हिंट दे दिया। अब मैं एक क्वेश्चन बना के इसकी प्रैक्टिस भी करा देता हूं, देखो कैसे। जैसे मैंने एक यहां पर केस लिया कुछ ऐसे, समझ प्यारा बेटा, मैंने ये बेंजीन लिया, इस पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लाइक दिस। मैं एक बार कई सारे इसके बेंजीन के स्ट्रक्चर बना लेता हूं जिससे थोड़ा सा आइडिया आपको लगता है। बार बार बेंजीन बनाना पड़ता है और इतना आसान नहीं है, मेहनत करोगे तभी आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाओ। और एक बात मैं बता दूं, जिन बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि यार छोड़ दें, क्या मतलब है, कितने नंबर का आता है, आने वाले टाइम में जब 12th में आओगे तो लगभग 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के पढ़ने को मिलेंगे, 4 चैप्टर्स, 25 से 30 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 12th में। और यही वजह है जिसकी वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आता है 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि आपने क्लास 11th को केवल ऐसे मस्ती में लिया है, सोचा है कि हम ऐसे काम चला लें, हल्का हल्का पढ़ लें बस। तो इसलिए ध्यान से समझिए, तभी 12th भी समझ में आएगा। अब देखिए समझा रहा हूं। तो यहां पर हमने हमारा डबल बॉन्ड ले लिया अल्टरनेट पे, दिस इज द नाइट्रोबेंजीन। अब देखो सबसे पहले स्टेप पे क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप पे यहां पर ये होता है कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो उससे हुआ क्या? मैं हर जगह पे कम से कम कॉमन चीजें तो बना ही दूं, कम से कम मैं हर जगह पे कॉमन चीजें बना दूं, ठीक है, जिसे बार बार मुझे समझाना ना पड़े, जिससे वेटिंग पीरियड ना रहे, आप आराम से समझ में आ जाए कि सर क्या बनाना चाह रहे हैं और आराम से समझ में आ जाए, केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही दिखाना पड़े। ध्यान सुनो। अब जब सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, तो जैसे ऊपर गए तो यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, एक ज्यादा, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, इसलिए इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड ऑल अदर बॉन्ड्स विल बी सेम एज लाइक, ये डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, सिमिलरली। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप पे समझो जरा। नेक्स्ट स्टेप पे ये होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर ये पाई इलेक्ट्रॉन से रहा नहीं जाएगा और वो उसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के, इसके दर्द को दूर करने के लिए भागेंगे आगे। जैसे ही आगे भागेंगे तो फिलहाल ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, और दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे ही 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर भागे तो यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां पर क्या आ जाएगा मेरा प्यारा बच्चा? डबल बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं समझाता हूं, फिर से समझाता हूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो इस वाले का पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया नाइट्रोजन का, बाकी सब कुछ सेम है, जो जैसा था वैसा ही है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया और इस कार्बन से दूर गया है इलेक्ट्रॉन तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये देखो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। मैं प्रॉपर बना दूं, नहीं तुम लोग बड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हो जल्दी। मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज की को कंपनसेट करने के लिए ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन उठे और साइड पे गए, साइड टू साइड। यही मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसा होता है, साइड टू साइड होता है। तो देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, डबल बॉन्ड ये यहां पे था, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन उस पे जाएंगे तो यहां पर देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा लाइक दिस, समझो जरा।
ये जब 2 इलेक्ट्रॉन उठ के वहां जाएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और उसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। लेकिन यहां से हटा है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो, अब इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये साइड से इस साइड पे आएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 30-40 बार बनाना पड़ेगा, तब ये हाथ में बसेगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। सब कुछ हलवा थोड़ी रखा है कि प्लेट में खा लूँ। स्पून फीडिंग नहीं करा सकता हूँ मैं कि स्पून फीडिंग कराऊं और आसान आसान बढ़िया बढ़िया पढ़ा दूं और तुमको भी मजा आए और हमको भी मजा आए। मुझे ईमानदारी तो रखनी पड़ेगी, किसी न किसी टीचर को तो दिखानी पड़ेगी ईमानदारी, चाहे अच्छा लगे चाहे खराब लगे, कठिन लगे चाहे जो कुछ भी लगे। मैं आसान चीजें पढ़ाऊंगा तब भी तुमको मजा आएगा कि यार आसान आसान पढ़ा रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, जितना पढ़ा रहे हैं मजा आ जा रहा है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कंटेंट को भी ध्यान में रखिए। चलिए, अब जब ये इलेक्ट्रॉन आगे भैया भाग के गया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे भाग के गया तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया है, ये डबल बॉन्ड सेम जस्ट लाइक दिस। अब जैसे ये यहाँ पर आया तो इस इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ऑब्वियस सी चीज है। बाकी सब कुछ जो है इट विल बी सेम, नो चेंज इन एनीवन, बाकी सब में कोई चेंज भी नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर सब कुछ था, वो सब कुछ था। अब जब ये तुमने देखा बाकी सब में तो सब कुछ सेम ही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये सब कुछ था, और यहाँ पर ये इतने इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव चार्ज था। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो कि जब ये पॉजिटिव चार्ज आया तो अब इन पाई इलेक्ट्रॉन से रहा नहीं जाएगा, उठ के यहाँ पर साइड में फिर चले आएंगे। अब ये जब साइड में चले आए तो वी विल गेट अ नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर आपने देखा कि भाई साहब, यहां पर आपने देखा कि ये डबल बॉन्ड जब नीचे आए तो डबल बॉन्ड यहां आ गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया। और चूंकि नाइट्रोजन वाले पाई इलेक्ट्रॉन उतर के आए हैं, जब नाइट्रोजन वाले पाई इलेक्ट्रॉन उतर के आए हैं तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड एट लास्ट द लास्ट स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म, और इस लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस उतर के आ जाएगा। जैसे ये वापस उतर के आएगा तुम देखोगे कि जो स्ट्रक्चर तुमने पहले बनाया था लगभग सेम टू सेम वैसा ही स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन हो गया। यू गेट द सेम स्ट्रक्चर लाइक द फर्स्ट वन। बस हुआ क्या है, द ओनली चेंज इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो चेंज हो गई है। जब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, मतलब यहां पर आपने देखा कि अगर ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो तो दिस इज द एन, दिस इज द ओ, और ये जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे उतर के आ जाएंगे तो फिर से डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा और चार्ज वार्ज सब गायब हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का सबका चार्ज गायब हो जाएगा। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्यूरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो मैं इसके लिए बता दूं एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग, कि जो खींचने वाले हैं उनमें 7 बनते हैं और जो डोनेटिंग वाले हैं उनमें 5 बनते हैं, हाइब्रिड को छोड़ के। हाइब्रिड को छोड़ के ईडीजी में बनते हैं 5 और ईडब्ल्यूजी में बनते हैं कितने, 7। और रही बात हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज नॉट अ बिग टास्क। अब वो आप बना सकते हो, उसका मतलब भी आपको मालूम है। वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर केवल ये दिखाता है कि भाई जी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग थ्रू आउट द कंप्लीट सिस्टम। वो कंप्लीट सिस्टम में लगातार पाई इलेक्ट्रॉन हर जगह भाग रहे हैं। दीज पाई इलेक्ट्रॉन आर मूविंग कंप्लीट सिस्टम। तो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है मेरा बच्चा, दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब सर हम बनाएंगे कैसे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अब बाकी की भी प्रैक्टिस करो लाइक दिस। अगर मैंने यहाँ पर ये बना दिया है, अब माना मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, मैं यहाँ पर CHO लगा दूं। तो CHO कैसे लगाएंगे, CHO कुछ ऐसे बनाएंगे ना। तो CHO में क्या करोगे, वही तो है, पहले स्टेप पे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ गए पहले स्टेप पे। सिमिलरली अगर माना यहाँ पर मैं COH बना दूं, मैं यहाँ पर COH बना दूं तो उसमें भी स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही कुछ आएगा। पहले स्टेप पे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, फिर बाकी सब कुछ रिपीट होने लगे। तो आप आराम से बेंजल्डिहाइड के भी बना सकते हो, अदर के भी बना सकते हो। आप बेंजल्डिहाइड के भी बना सकते हो, आप इसको बोलते हैं बेंजोनाइक एसिड। आप बेंजोनाइक एसिड के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। होमवर्क क्या है, बेंजल्डिहाइड बेंजोनाइक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए एनिसोल, हेलो बेंजीन, एनिलिन और फिनॉल के। लेकिन बेटा देखो एक बात समझ लो, आप अपने से खुद के साथ बेईमानी नहीं कर सकते हो। आपको इनको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। 12th में एक्सप्लेनेशन में बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। ये जो सर्कुलेशन है एक बार बना के देखो, जैसा बनाए वैसा प्रैक्टिस करो। सही से तुमने तब सीखा है, ये तब माना जाएगा तुमने सही से सीखा है जब तुम बिना देखे, बिना स्ट्रक्चर को एक बार कॉपी किए अपने आप बना लो, और कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो। जहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था, जहां पे जो नेगेटिव चार्ज था, जो जैसे मूवमेंट कर रहा था वैसा ही मूवमेंट दिखे, तब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही से बनाने की प्रैक्टिस कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि बहुत, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एटलीस्ट आपको बस कंफ्यूजन होगा कि कहां कहां मूवमेंट कर रहा है, बट जो मैंने बोला है वो कंटेंट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मैं कुछ बेसिक चीजें और डिस्कस करता हूं। फिलहाल आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है।